गुड मॉर्निंग। कल हमने ल्हासा की ओर पाठ जो राहुल सांकृत्यायन जी का की यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं उसको उसका सारांश समझा, उस पाठ को समझा। आज इसके प्रश्न अभ्यास पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है थोंगला के पहले के आखिरी गांव, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? सबसे पहले तो जो थोंगला के पहले का आखिरी गांव था उसमें ये लोग जो जा रहे थे तो इनके साथ एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था सुमति। क्या मैम? क्या चाहिए बोलिए ना, रख लीजिए। इसको बंद नहीं कर सकते हैं, बंद करने से रुक जाता है। तो थोंगला के पहले का जो आखिरी गांव था वहाँ पहुँचने पर इनको अच्छी जगह इसलिए मिल गई रहने के लिए कि इनके साथ जो बौद्ध भिक्षु थे सुमति, उनके यजमान हर जगह थे, उनको मानने वाले लोग थे, उनका बड़ा सम्मान था एक पुरोहित की तरह। तो उनके कारण इनको भिक्षुकों के भेष में, भिखारियों के भेष में होने के बावजूद इनको अच्छी जगह रहने के लिए मिल गई। दूसरी बार जो और दूसरी चीज़ ये भी थी कि उस समय की मनस्थिति इस तरह की थी कि लोग सम्मान करते थे, पुरोहित थे वो सुमति, तो इस तरह का उनके मन में था कि इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। दूसरी बार जब ये भद्र वेश में थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, घोड़े पर चढ़ कर आए, उस समय वो 4-5 साल बाद की बात थी और उस समय समाज की जो मनस्थिति थी उस वहाँ के समाज की वो बदल चुकी थी। लोग नशा वगैरह करने लगे थे। शाम के समय सभी एक छंग होता है नशीला द्रव्य, उसको पीकर, नशीला कुछ मतलब शायद द्रव्य होता है वो लिक्विड, जैसे भांग वगैरह होता है वैसा कुछ होता है, तो उसको पीकर लोग मदहोश पड़े रहते थे, अपने होश में नहीं रहते थे। उनको पता नहीं चलता था कौन आया कौन गया, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उनकी मनोवृत्ति बदल गई थी, उनका आचरण बदल गया था। इस कारण से उन्होंने बहुत इनको नहीं पूछताछ किया या इनको उस तरह का सम्मान नहीं मिल पाया हुआ। और जो गांव का सबसे खराब, जो सबसे गरीब घर था, जो झोपड़े जैसा घर था, उसमें इनको रहने का मौका मिला। तो यही कारण था, मुख्यतः लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव, मन का जो सोचने का जो तरीका था, जो रहन सहन का तरीका था, उसमें बदलाव आ गया था। लोग नशा वगैरह करने लगे थे। यही मुख्य कारण था कि दूसरी बार में इनको उचित स्थान नहीं मिल सका। पहली बार में अच्छा स्थान मिलने का कारण था पहला कि लोग अतिथियों के प्रति ज़्यादा सजग थे। सुमति जो इनके साथ बौद्ध भिक्षु थे, उनका एक अलग तरह का सम्मान था, एक पुरोहित के रूप में लोग सम्मान करते थे। तो इस कारण भिखारी के भेष में होने के बाद भी इनको रहने का जगह बढ़िया मिल गया। दूसरा है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इस पर मैंने कल बात की थी कि तिब्बत की जो व्यवस्था थी उसमें वहाँ हथियार के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। जैसा आप सुनते होंगे आजकल अमेरिका में अक्सर कोई आता है और अंधाधुंध गोलियाँ चलाकर कुछ लोगों को मार देता है। वहाँ भी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर कोई अपने घर में हथियार रखता है। तो तिब्बत में भी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी। तो जैसे लोग लाठी रखते हैं, जैसे लोग बाकी चीज़ें रखते हैं, वैसे हथियार भी रख लेते थे। तो इससे जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी, मतलब लोगों के खुलेआम पिस्तौल बंदूक लेकर घूमने से जो दिक्कत आती थी, मुख्य कारण हथियार का कानून न होना था, तभी लोग वैसे घूमते थे लेके। तो उसके चलते जो दिक्कत आती थी वो ये थी कि जो चोर डाकू होते थे, जो लुटेरे होते थे, सुनसान जगहों पर वो यात्रियों को लूटते थे। तो उसमें उनके मन में भय होता था कि अगर वो सामने आएंगे
तो जो यात्री होगा उसके पास पिस्तौल हो सकता है, बंदूक हो सकती है, तो वो मार डालेगा, गोली चला देगा, तो डाकू मर जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते थे कि कहीं से छुपकर पहले मार देते थे लोगों को, छुपकर गोली चला देते थे, और जब आदमी मर जाता था तब आकर के देखते थे कि इसके पास कुछ लूटने लायक है कि नहीं। तो ये एक दिक्कत थी, कई लोगों को बेकार में अपनी जान गंवानी पड़ती थी, उनके पास कुछ लूटने लायक नहीं होता था, फिर भी वो मारे जाते थे, क्योंकि उनके पास हथियार होता, इस डर से डाकू उनको पहले ही मार देते थे। तो ये दिक्कत तिब्बती समाज में हथियार का कानून नहीं रहने के कारण होती थी। और ये भय बना रहता था कि जान कब चली जाए, कौन कहाँ से छुप के हमला कर दे। तीसरा है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे। लंकोर के रास्ते में उनके साथ दिक्कत आई कि उनका घोड़ा धीमा चलने लगा। वो डांडा पार करके जब आ रहे थे तो उनका घोड़ा धीमा हो गया, तो उनको लगा कि ये थक गया है, इसलिए धीरे चलने लगा। फिर आगे चल के एक जगह तो थोड़ा पीछे हो गए बाकी लोगों से, जो इनके साथी थे, सुमति और उनके साथ और 2-3 लोग हो गए थे। तो ये जब पीछे हो गए तो आगे चल के एक दोराहा आया जहाँ 2 रास्ते थे, तो इनको पता नहीं चला कि सही रास्ता कौन सा है, और ये गलत रास्ते में लगभग 1.5 मील चले गए। तो फिर 1.5 मील गए, और वहाँ से जब पता चला कि ये रास्ता गलत है तो फिर 1.5 मील वापस आए, और घोड़ा पहले ही धीरे चल रहा था, तो 3 मील का अतिरिक्त सफ़र इनको करना पड़ा, और घोड़ा धीरे चल ही रहा था। तो इस कारण से वो पिछड़ गए अपने साथियों से। मतलब एक घोड़े का धीरे चलना, दूसरा रास्ता भटकना, 2 कारण थे इसके। चौथा है, लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। पहली बार जब यजमानों के पास सुमति जाना चाहते थे तो उस समय लेखक के पास और कोई दूसरा काम था नहीं। इन्होंने सोचा कि ये यजमानों के पास जाएंगे, इनको कई दिन लग जाएंगे, तो तब तक वो अकेले क्या करेंगे, उतना देर तो वहीं रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने रोका कि तुमको जो भी आमदनी होने वाली है मैं वो भरपाई कर दूंगा, लहासा पहुँच कर मैं उतना आपको पैसा ही दे दूंगा, आप मत जाइए। लेकिन दूसरी बार जब ये बौद्ध मठ में पहुँचे, बौद्ध विहार में पहुँचे, तो वहाँ बहुत सारी किताबें थी, बुद्ध वचन के अनुवाद थे, जिसको कंजूर कहा जाता है। तो वहाँ लगभग 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो बड़ी मोटी मोटी थी, भारी भारी थी, हस्तलिखित थी वो। तो लेखक के पसंद की चीज़ वहाँ थी, उनको समय चाहिए था उनको पढ़ने के लिए, तो इसलिए उन्होंने सुमति को नहीं रोका। उन्होंने कहा कि आप जाइए, यजमानों से मिलकर आइए आराम से, तब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, तब तक मैं पुस्तकों में मन लगाता हूँ अपना। तो यही कारण था कि उन्होंने दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो जो उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी भारतीयों को, तो इनको दूसरे रास्ते से जाना पड़ा, जो कठिन था और निर्जन था, सुनसान रास्ता था, जंगलों का रास्ता था, और इनको भिखमंगे का वेश बनाना पड़ा, गंदे कपड़े पहनने पड़े, फटे चिटे, और उस स्थिति में इनको जाना पड़ा बिना सुख सुविधाओं के। उसके बाद वहाँ जो भिखारियों के साथ दिक्कत थी, वैसे तो बाकी लोगों को लोग अपने घर में घुसने देते थे, लेकिन जो भिखारी जैसे लोग दिखते थे उनको लोग जल्दी नहीं घुसने देना चाहते थे, कहीं कुछ चुरा न ले। तो इस कारण भी थोड़ा सा इनको कष्ट हुआ ही होगा। इनको ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना पड़ा, पैदल बहुत ऊंची ऊंची जगहों को पार करना पड़ा, सुनसान जगहों को पार करना पड़ा, जिसमें कई तरह के चोर लुटेरों का डर था। वहाँ इन्होंने किसी तरह से गिड़गिड़ा कर अपना जो भिखारी वाला अभिनय करके इस तरह से इन्होंने अपने आप को बचाया और निकाला। बीच में लेखक रास्ता भटक गए, इनका घोड़ा धीरे चलने लगा, तो इस कारण रास्ता भटक गए और समय बर्बाद हुआ। आगे चलकर इनको फिर भार ढोने वाला नहीं मिला, तो खुद ही सब सामान ढोना पड़ा, उस कड़े धूप में इनको चलना पड़ा। तो ये सब अनेक कठिनाइयाँ थी जो इनको झेलनी पड़ी। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये जो यात्रा वृत्तांत है, इसके आधार पर तिब्बती समाज कैसा था यह बताना है। तो उस समय का तिब्बती समाज में सबसे पहली बात थी कि जो महिलाएं थी वो
पर्दा वगैरह नहीं करती थी। उनमें ऐसी प्रथा नहीं थी कि पर्दा में बहुत पर्दे में रहना है, बहुत घर के भीतर छुप कर रहना है। तो वो लोग समाज खुला खुला सा था, मतलब बाहरी व्यक्ति भी घर में आ सकता था, मदद मांग सकता था, किसी काम के लिए बोल सकता था। ये सब चीज़ें उस समाज में थी, उसकी अनुमति थी। ऐसी कोई कुप्रथाएं, छुआछूत आदि की कुप्रथाएं भी नहीं थी। तभी तो कोई भी बाहरी आया और उसको चाय वगैरह बना के दिया या बनाने दिया, तो छुआछूत की भी बात नहीं थी, इससे पता चलता है। और इसके अलावा वहाँ के समाज में एक अराजकता तो थी। ये अराजकता कैसी थी कि वहाँ हथियारों का कानून नहीं था, तो लोग भय में रहते थे कि कब रास्ता चलते कोई मार दे, लूटने के ख्याल से। तो ये भी एक बात थी। मुख्यतः जो समाज की बात करें तो वही था कि स्त्रियों में पर्दे की प्रथा नहीं थी और लोगों में छुआछूत की भावना नहीं थी। इसके बाद जो ज़मीन वगैरह की व्यवस्था थी वो ज़्यादातर बौद्ध मठों के हाथ में थी। जो जागीरदारी की व्यवस्था थी उसकी, वो ज़्यादातर खेतीबाड़ी का जो काम था वो बौद्ध मठ ही करवाते थे। वो अपना एक आदमी भेजते थे जो जाकर वहाँ काम करवाता था मजदूरों से। तो यही व्यवस्था थी उस समय समाज की। अब मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, यही इसका सही विकल्प होगा कि वो मग्न हो गया उसमें, पुस्तकों में के भीतर या पुस्तकों में घुस जाना का मतलब हुआ कि उसमें वो डूब गए, पढ़ने में उनका मन लग गया उसमें। अब रचना और अभिव्यक्ति है। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। सुमति एक मिलनसार व्यक्ति थे। सबसे पहला गुण तो यही था कि मिलनसार थे, एक अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे, मधुर स्वभाव था उनका, जिस कारण से लोगों के बीच उनकी पैठ थी, लोगों में उनकी जान पहचान थी। वो बोध गया से आने वाले भिक्षुक थे तो लोग उनको पुरोहित की तरह सम्मान देते थे, लेकिन इसके बावजूद उनके स्वभाव में मिलनसार होना एक खूबी थी, विनम्रता एक खूबी थी, जिस कारण से लोग उनको ज़्यादा मानते थे, लोगों में ज़्यादा उनकी पैठ थी और हर तरह का सम्मान और सुविधाएं उनको मिल जाया करती थी। उनके मन में ये भावना थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए, तभी इतने लोग उनको जानते थे। अगला है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। ये पंक्ति वहाँ की है। जब ये लोग शेखर विहार में एक बौद्ध मठ में गए तो वहाँ के जो मुख्य भिक्षु थे उन्होंने इनका स्वागत किया और इनको रहने का जगह दिया, वहाँ किताब वगैरह भी मिली इनको, जबकि इनकी जो वेशभूषा थी वो भिखारियों की थी, तो उस हिसाब से इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए था। तो इससे ये पता चलता है कि समाज में वेशभूषा बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम अपना विचार व्यक्त करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक सही क्या है और गलत क्या है। वेशभूषा कभी भी व्यक्ति के आंतरिक चरित्र का परिचायक नहीं हो सकता है। यह हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बुरा व्यक्ति खूब बढ़िया वेश बनाकर आपके सामने आ सकता है। अगर आप सिर्फ वेशभूषा को महत्व देंगे तो आप वहाँ ठगे जाएंगे, आपके साथ वहाँ धोखा होगा। ये बिल्कुल आसान है और संभव है कि कोई भी बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति का वेश धारण कर ले, अच्छे कपड़े पहन ले, भाषा अच्छी रख ले और आपके सामने प्रस्तुत हो जाए, जबकि वो अंदर से खूब बुरा हो। तो वेशभूषा आदमी के चरित्र का परिचायक नहीं हो सकता है। चरित्र का सही पता आदमी के आचार व्यवहार से चलता है। वो कैसे, उससे जब हम मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं, इससे पता चलता है कि वह आदमी कैसा है, न कि उसके वेशभूषा से। तो वेशभूषा को एक हद तक ही महत्व देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बहुत बढ़िया आदमी मैं फटे चिटे कपड़े पहन के घूमूं। तो वेशभूषा का महत्व वहाँ है कि पहली नज़र में जब आप किसी को देखते हैं, आप उसको नहीं जानते हैं, वो बिल्कुल अपरिचित है, तो अगर वो फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रहा है तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि ये या तो पागल है या भिखारी है या
आप उसका उस तरह से आकलन करेंगे जो स्वाभाविक है, मनुष्य का स्वभाव है ये, उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। क्योंकि किसी को देखते ही तो हम कोई थर्मामीटर ऐसा बना नहीं है जिसको लगा के हम देख लें कि ये आदमी कैसा है। तो वो तो पहला जो आकलन होता है वो वेशभूषा से होता है। लेकिन कोई बड़ा कदम अगर उठाना है, उसके साथ किसी तरह का व्यवहार करना है, तो पहले हम उसको जान लें, उसकी वेशभूषा से ही प्रभावित होकर के किसी निर्णय पर ना पहुँचे। हो सकता है किसी कारणवश उसका वेश खराब हो, तो ऐसा नहीं है कि खराब वेश वाले को हम धुतकार ही दें, हम समझने का प्रयास जरूर करें। उसके वेशभूषा से अब उस पर प्रभाव न पड़ने दें कि हम इसको समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। उससे बात करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, इसकी खूबियाँ क्या है। तो वेशभूषा शुरुआती दौर में थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसके बाद व्यक्ति का आचार व्यवहार ही, आचरण ही उसका परिचायक होता है। वेशभूषा का महत्व बिल्कुल कम हो जाता है उसके बाद। आप जितने भी महापुरुषों को देखेंगे, उनकी वेशभूषा कोई बहुत शानदार नहीं होती थी। आप गांधी जी को देखिए, एक धोती का टुकड़ा ओढ़े रहते थे। आप जितने भी और लोगों के बारे में देखेंगे तो ज़्यादातर लोग, प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि वो घर के बाहर अपने बगीचे में कुछ काम कर रहे थे। उनकी वेशभूषा ऐसी थी कि कोई मिलने आया तो बोला, है माली ज़रा मुंशी जी से मिलना है, प्रेमचंद जी से मिलना है, थोड़ा उनको कहो। तो बोला जी सर बैठिए। उन्होंने कहा, बैठाया, अंदर गए, कुर्ता वगैरह पहन के अंदर से निकल आए। बोले जी बोलिए, मैं ही प्रेमचंद हूँ। तो आदमी बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि वो जो काम कर रहे थे, जैसा उन्होंने कपड़ा पहना था, उससे आने वाले ने समझा कि ये माली है। तो ठीक है, उसको भी हम बहुत दोष नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा हुआ। तो इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति जिसका वेश खराब हो वो खराब नहीं हो सकता है, और जिसका वेश अच्छा हो वो अच्छा ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से जो वेशभूषा है उस पर ही आदमी का आकलन करना बिल्कुल अनुचित है। वो शुरुआती दौर में आपको थोड़ा प्रभावित कर सकता है, लेकिन बाद में उसके आचरण से ही हमें उसका आकलन करना चाहिए कि यह कैसा व्यक्ति है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। अब इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर भौगोलिक स्थिति की बात करनी है। तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति पठारी क्षेत्र है तिब्बत, तो वहाँ काफ़ी ऊंचे ऊंचे जगह हैं जो जिसको डांडा कहते हैं, वैसे जगह हैं। वहाँ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ भी हैं और तीखे ढलान भी हैं, कड़ी चढ़ाई भी है, सुनसान जगह हैं, पहाड़ों में घुमावदार रास्ते हैं, जंगल हैं, ये सभी चीज़ें हैं वहाँ। एक तरफ हिमालय के श्वेत शिखर दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ तिब्बत का पठार है। तो ये इन सब चीज़ों का वो समागम है। नदियाँ भी हैं वहाँ, लेकिन वो गहराई में हैं, हमारे यहाँ जैसे ऊपर होती है वैसे नहीं। अब हमारे यहाँ से अगर तुलना करना हो तो हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र है, यहाँ चारों ओर समतल ज़मीन है, यहाँ नदियाँ भी ज़मीन पर बहती हैं, मतलब वो बहुत गहराई में नहीं बहती हैं, उसके लिए आपको बहुत नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है ज़मीन से। तो समतल मैदानी क्षेत्र है। यहाँ का मौसम ना तो बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। गर्मी वहाँ बहुत कम पड़ती है, हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, बरसात भी होती है। तो इस तरह से हम अपने यहाँ और वहाँ के भौगोलिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। अब है यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है। अब आपके इस किताब में जो और विधाएं हैं, कहानी है या और भी जो भी चीज़ें हैं इसमें, उनको आप देख लीजिए कि कौन कौन सी विधाएं हैं उसमें, किस किस विधा में लिखे हुए पाठ हैं आपके, उनसे यह कैसे अलग है। तो आप उससे तुलना करिए कि यात्रा वृत्तांत में किसी जगह की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया जाता है, वहाँ के समाज, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति आदि का वर्णन किया जाता है। कहानी में कुछ काल्पनिक पात्र होते हैं या रेखा चित्र में किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में एक चित्रण किया जाता है कि उसकी वेशभूषा कैसी थी,
उसका आचार व्यवहार कैसा था, जबकि यात्रा वृत्तांत में यात्रा का विस्तृत वर्णन किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, तो ये पाठ इस तरह से हमने समाप्त कर लिया है। फिर से अगले दिन थोड़ा शब्दार्थ वगैरह की भी बात कर लेंगे, ताकि आपके यूनिट टेस्ट की भी बढ़िया तैयारी हो जाए। और कुछ शब्द इसमें जो नहीं समझ में आए होंगे, उसके अलावा पाठ के भीतर भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपकी समझ में नहीं आए होंगे, तो उनको एक बार देखिएगा। मैं भी कल कुछ उस पर बात करने का प्रयास करूँगा कि उनका क्या अर्थ होता है, उनको कैसे समझना चाहिए। तो इससे हम कुछ नए शब्द और सीख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।